नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे पाकिस्तान की नई साजिश, स्थानीय युवाओं को बना रहा है मोहरा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में महज 14 दिनों के भीतर 11 आम नागरिकों की हत्या की वजह से सुरक्षा हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है। कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान प्रायोजित 6 आतंकी संगठन सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। ये 6 संगठन पाकिस्तान स्थित बड़े आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के फ्रंटल संगठन है। खुफिया विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आतंकी संगठनों ने अपनी पारंपरिक वर्किंग स्टाइल बदल दी है। 6 संगठनों का इस्तेमाल पाकिस्तान न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान में भी कर रहा है। आतंक फैलाने की ये उनके लिए सबसे सुरक्षित रणनीति है। बड़े आतंकी संगठनों को अपने आतंकवादी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि उन्हें बड़े हथियार भी नहीं भेजने पड़ते। 6 संगठन बेहद आधुनिक हथियार जैसे पिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 6 संगठन कश्मीरी युवाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। जिला कमांडर ऑनलाइन सेशन के जरिए कश्मीरी युवाओं को किलिंग और वेपन ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्थानीय युवाओं को इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कश्मीर की स्थितियों से भली भांति वाकिफ हैं। ऐसे कई संगठन इस वक्त कश्मीर में हिंसा की घटनाओं में संलिप्त हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में बारिश से तबाही, 25 की मौत, बह गई सड़कें, सैकड़ों सैलानी फंसे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। राज्य के कई हिस्सों में इस नई प्राकृतिक आपदा में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। नैनीताल और अन्य क्षेत्रों से कई ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जिसमें सड़कों और पुलों से पानी बहता दिख रहा है। यही नहीं, रेल की पटरियां तक बह गई है। दोस्तों नैनीताल जिले के रामगढ़ इलाके में बादल फटने की खबर है और इस घटना में कई मजदूरों के बह जाने की भी आशंका जताई गई है। दूसरी ओर कई ऐसे वीडियोज भी आए हैं जिनमें दिख रहा है कि नैनी झील उफना गई है और सड़कों, कॉफी की दुकानों और आसपास के कई क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि रामनगर रानीखेत मार्ग स्थित लेमन ट्री रिजोर्ट में फंसे करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लगातार बारिश से अब तक 24 से 25 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। इसके अलावा सैकड़ों सैलानी उत्तराखंड में फंसे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसी महीने से बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, देश में बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत में जल्द ही बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना संक्रमण का रक्षा कवच बनी वैक्सीन का इंतजार कर रहे बच्चों और पेरेंट्स के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। दरअसल दोस्तों, देश में कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर N.K. अरोड़ा के मुताबिक अगले 4 से 6 हफ्ते में बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि शुरुआती दौर में सिर्फ उन बच्चों को टीका लगेगा जो पहले से किसी बीमारी के कारण कमजोर हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों को मिला बड़ा अलर्ट, पंजाब चुनाव से पहले हमले करवा सकता है ISI। जी हां दोस्तों, पंजाब के आगामी चुनाव को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा अलर्ट मिला है। सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब और चंडीगढ़ इंटेलिजेंस विंग को एक महत्वपूर्ण अलर्ट भेजकर बताया है कि आगामी पंजाब चुनाव के मद्देनजर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में बड़े हमले करवा सकती है। अलर्ट में बताया गया है कि ISI अनडिटेक्टिव ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग, विस्फोटक, आर्म्स, एम्यूनिशन सीमा पार से पंजाब की सीमा में भेज सकती है। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग पंजाब में माहौल खराब करने की नीयत से हिंसा भड़काने का काम भी कर सकते हैं। अलर्ट में बताया गया है कि एंटी सोशल एलिमेंट भी छुटपुट हिंसा की घटनाओं के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश में है। इसके साथ ही खालिस्तानी सिंपैथाइजर और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पैनी नजर रखने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होगी शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के इस व्यस्त दौरे का शेड्यूल फाइनल हो चुका है। SPG समेत तमाम एजेंसियों ने मोर्चा भी संभाल लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल जून में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय सुविधा का दर्जा दिए जाने को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने कहा था कि इससे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के लिए आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बाद यह राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा मुहैया करने वाला हवाई अड्डा बन जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिख किसान बोले आंदोलन और धर्म अलग नहीं, निहंग हमारी और हमारे धर्म की रक्षा के लिए सिंधु पर डटे रहेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब के ज्यादातर किसानों को सिंघू बॉर्डर पर दलित लखबीर सिंह की नृशंस हत्या का मलाल नहीं है। उनका मानना है कि आंदोलन और धर्म अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ चलेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि निहंग सिंघू बॉर्डर पर जमे रहेंगे क्योंकि वे किसानों और सिख धर्म की रक्षा के लिए हैं। अमृतसर में रेल रोको आंदोलन के दौरान पटरियों पर जमे किसानों ने दावा किया कि पूरी कौम का निहंगों का खुला समर्थन है। अगर फिर से बेअदबी हुई तो कानून की परवाह किए बिना फिर वही होगा जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ। सिंघू बॉर्डर पर 14 अक्टूबर को तड़के गुरु ग्रंथ साहिब की कथित बेअदबी करते हुए एक युवक की निहंगों ने नृशंसता से हत्या कर उसका शव पुलिस बैरिकेड से टांक दिया था। युवक पंजाब के ही तरन का रहने वाला एक दलित था। उसकी हत्या के बाद से किसानों के आंदोलन में धार्मिक निहंगों की मौजूदगी पर सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में सेना की एविएशन ब्रिगेड स्थापित, चीन के हर मूवमेंट पर रहेगी नजर। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने अपनी पहली एविएशन ब्रिगेड स्थापित कर दी है। इस एविएशन ब्रिगेड का काम सिर्फ फॉरवर्ड बेस पर सैन्य सजो सामान पहुंचाना और बचाव कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ब्रिगेड वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के एयर स्पेस की निगरानी भी करती है। साथ ही ये चीन के एयर स्पेस पर भी पैनी नजर रखती है। चीन के हेलीकॉप्टरों के लगातार भारतीय एयर स्पेस वायलेशन की खबरें आती रहती है। किसी भी तरह के वायलेशन को रोकने का जिम्मा भी अब एविएशन ब्रिगेड के पास है। अरुणाचल प्रदेश के रूपा में इस काम के लिए एक एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। यहां से लगातार चीनी एयर स्पेस पर नजर रखी जाती रहेगी। चीन का जो भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन अगर LAC के करीब आता है तो उसे ट्रैक किया जाता है और फिर उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड फॉर्मेशंस को अलर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र का सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, सशस्त्र बलों समेत सभी को मिलेगा 30 दिन का बोनस। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का तोहफा देने वाली है। वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि अर्धसैनिक बलों को 30 दिन का दिवाली बोनस दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर नॉन प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस दिए जाने की मंजूरी दी गई है। इसका फायदा केंद्र सरकार के ग्रुप C और ग्रुप B के उन सभी नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के एमॉलमेंट्स के पैटर्न का पालन करते हैं और केंद्र सरकार के किसी दूसरे बोनस के दायरे में नहीं आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश के पांडालों पर हुए हमले को लेकर बांग्लादेश के गृह मंत्री का आया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों के बाद वहां के गृह मंत्री ने इसे अंदरूनी मामला बताया है। हमले की घटना को लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह देश किसी और राज्य के मामले में दखल नहीं देता, उसी प्रकार किसी और देश को इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। इस दौरान बांग्लादेश के गृह मंत्री ने बताया कि पूजा मंडप में घटना को अंजाम देने वाले लोगों को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। उन्होंने कहा कि अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए जगह जगह बदल रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही हमले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। गृह मंत्री ने कहा कि हमें विश्वास है कि हम जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे। वह अपना स्थान बदल रहा है और इधर उधर भाग रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो कट सकता है 10,000 रुपए का चालान। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अगर आप गाड़ी में ईंधन भरवाने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी कि PUC जरूर चेक कर लें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अब पेट्रोल पंप पर भी चेकिंग टीम तैनात करने का आदेश दिया है। ऐसे में PUC सर्टिफिकेट साथ में न रखने पर आपको 10,000 रुपए का चालान का भुगतान करना पड़ सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर अनुज भारती ने बताया कि लोगों को PUC सर्टिफिकेट के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग ने नए विशेष अभियान शुरू किए हैं। इसके तहत दिल्ली परिवहन विभाग की टीमें पेट्रोल पंपों पर तैनात की जाएगी, जो वहां ईंधन भरवाने आए वाहन चालकों के पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करेंगी। जिनके पास यह सर्टिफिकेट नहीं मिला उससे 10,000 रुपए तक जुर्माना वसूल किया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड हो जाए तो 10 दिनों में पैसे मिल जाएंगे वापस, नहीं मिलने पर कर सकते हैं इस तरह से शिकायत। जी हां दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किसी वक्त फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं तो घबराने की अब जरूरत नहीं है। बैंक को शिकायत करने पर 10 दिन के भीतर आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपका बैंक तय वक्त में शिकायत का संज्ञान नहीं लेता है तो रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के सीएमएस पोर्टल यानी कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर बैंक ग्राहक की शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो बैंक पर रिजर्व बैंक जुर्माना लगा सकता है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने सोमवार को ही ग्राहकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए 2 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एसबीआई पर 1 करोड़ रुपए और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक एसबीआई ने कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों की तरफ से ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी के फ्रॉड क्लासिफिकेशन और उनकी रिपोर्टिंग किए जाने के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 दिसंबर से टीवी देखना हो जाएगा महंगा, करना होगा 50% ज्यादा खर्च। जी हां दोस्तों, अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि 1 दिसंबर से टीवी चैनल्स के बिल बढ़ने वाले हैं। देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स जी स्टार, सोनी और वाईकॉम 18 ने कुछ चैनल्स को अपने बुके से बाहर कर दिए हैं, जिसके कारण टीवी दर्शकों को 50% तक अधिक खर्च करना पड़ सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर के लागू होने की वजह से यह दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्राई ने मार्च 2017 में टीवी चैनल्स की कीमतों को लेकर न्यू टैरिफ ऑर्डर जारी किया था। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को एनटीओ 2.0 जारी हुआ। इसके चलते सारे नेटवर्क्स के अनुसार अपने चैनलों के दाम बदल गए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का विचार था कि एनटीओ 2.0 दर्शकों को केवल उन चैनल्स के चयन और भुगतान करने का विकल्प और स्वतंत्रता देगा जिन्हें वह देखना चाहते हैं। यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। 403 सीटों में से 161 पर महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान किया। प्रियंका ने कहा कि यह फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करेगा। प्रियंका ने नया नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। दोस्तों, कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देने के लिहाज से यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 161 पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। प्रियंका जब यह ऐलान कर रही थी तब भी उनके मंच पर 7 पुरुष मौजूद थे और प्रियंका के आजू बाजू केवल 2 महिलाएं बैठी हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी का महिलाओं को टिकट देने का फैसला काफी चुनौती भरा रहने वाला है। दोस्तों, कांग्रेस ने भले ही महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया हो, लेकिन इसमें भी नेताओं के परिवार की महिलाओं का ही दबदबा रहने की संभावना है। खुद प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवारवाद का समर्थन किया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है, लेकिन सभी असरदार नेता अपने परिवार की महिलाओं को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग करेंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने इस एक्ट्रेस पर ठोका 50 करोड़ का मुकदमा, लगाए थे गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा ने प्लेबॉय फेम एक्ट्रेस शर्लिल चोपड़ा पर 50 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया है। बॉलीवुड के इस पावर कपल ने शर्लिल चोपड़ा पर मानहानि का केस किया है। उधर शर्लिल ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और मनगढ़ंत बता दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शर्लिल ने भी हाल ही में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस किया है। हाल ही में शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करने का आरोप लगाया था। कपल के लॉयर ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि शर्लिन चोपड़ा द्वारा शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे, फर्जी और आधारहीन है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने का केस चल रहा है और इस केस में राज कुंद्रा पूरे 2 महीने तक जेल की हवा खा चुके हैं। 21 सितंबर 2021 को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन यह मामला अभी भी कोर्ट में है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने वर्क फ्रंट से ब्रेक ले लिया था और काफी समय तक वह नजर नहीं आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से एक्ट्रेस पूरे फॉर्म में आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया
गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका अव्वल है। अमेरिका में हर रोज 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। तमाम देश इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,40,94,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,52,000 के पार है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान भारत में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। दिवाली से पहले गोल्ड के दाम में आई बढ़त, चांदी भी हुई महंगी। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले मांग बढ़ने के कारण सोने की कीमतों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। त्योहारी सीजन के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोना 256 रुपए तेजी के साथ 46,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 62,140 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1782 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.72 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, अब आधार कार्ड दिखाकर तुरंत ले सकते हैं एलपीजी गैस कनेक्शन, सब्सिडी का भी मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, अगर आप एलपीजी गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास बड़ा मौका है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल की गैस कंपनी इंडियन ने ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा की घोषणा की है। अब कोई भी ग्राहक केवल आधार कार्ड दिखाकर तुरंत एलपीजी ले सकता है। इस बात की जानकारी इंडियन ऑयल ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गैस कनेक्शन के लिए आधार की डिटेल के अलावा कोई और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन ऑयल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति नया एलपीजी कनेक्शन लेना चाहता है तो अपना आधार कार्ड दिखाकर ले सकता है। उसे शुरू में गैर सब्सिडी वाला कनेक्शन दिया जाएगा। ग्राहक बाद में एड्रेस प्रूफ जमा कर सकता है। यह प्रूफ जमा करते ही सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ भी दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि कोई ग्राहक जल्द कनेक्शन लेना चाहता है तो उसके पास एड्रेस प्रूफ न हो तो भी वह आधार नंबर के जरिए इस सुविधा का तुरंत हकदार हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय जल्द जारी करेगा औपचारिक आदेश। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इस महीने हुई टारगेट किलिंग की जांच नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी एनआईए करेगी। इस टारगेट के तहत आतंकवादियों द्वारा अनेक स्थानीय और कश्मीर के बाहरी लोगों की हत्या की गई है। माना जा रहा है कि इसके पीछे आतंकवादी समूहों का हाथ है और यह हत्याएं इन संगठनों में भर्ती नए लोगों द्वारा की गई है। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही इस बाबत औपचारिक आदेश भी जारी कर देगा। दोस्तों एनआईए सूत्रों के मुताबिक एनआईए प्रमुख कुलदीप सिंह इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और जम्मू कश्मीर में हुई इन घटनाओं को लेकर अनेक बैठकें जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह के साथ भी हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों के दौरान जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने यह साफ किया है कि इन तमाम हत्याओं के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों का हाथ है और उनका मकसद कश्मीर घाटी में डर फैलाना है और आतंक का राज कायम करना है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन कौन सी कंपनी के बिकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस कंपनी का नाम जिसके मोबाइल फोन्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं या फिर खरीदे जाते हैं, तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।